हे स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगी कैपिटल गेन के सारे क्वेश्चंस ऑफ दिस मॉड्यूल। आईसीएमएआई मॉड्यूल के हम कैपिटल गेन हेड के सारे क्वेश्चंस करेंगे। इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन था बिकॉज कैपिटल गेन में अमेंडमेंट्स काफ़ी सारे हैं। इस बार टैक्स रेट्स अमेंड हो गई है, आपका टाइम पीरियड अमेंड हो गया है, तो कैपिटल गेन के क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन था। हम एक एक करके सारे कैपिटल गेन के क्वेश्चंस इस लेक्चर में कवर करेंगे एंड ऑल्सो दिस इज अमेंडेड पीडीएफ। ओके, ये असेसमेंट ईयर 25-26 के ही मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ। सो दिस इज एप्लीकेबल फॉर जून 25 एंड दिसंबर 25 स्टूडेंट्स। फॉर बोथ द लेवल स्टूडेंट्स ये सेम क्वेश्चंस एप्लीकेबल होंगे। पहला क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 91। मिस्टर दिवेश हैड परचेज्ड अ गोल्डन रिंग ऑन 17/7/2023। मिस्टर दिवेश ने 17/7/23 को एक गोल्डन रिंग खरीदी थी 20,000 की। 1/5/24 को उन्होंने उस गोल्डन रिंग पे डायमंड लगवाया। ओके, पहली बात तो गोल्डन रिंग ज्वेलरी कैपिटल असेट कहलाती है। उसके बाद डायमंड लगवाया यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर करा, बिकॉज डायमंड हमेशा का बेनिफिट देगा, उसकी वैल्यू में अप्रिशिएट कर दिया उसने असेट की वैल्यू में। कब लगवाया डायमंड? डायमंड लगवाया 1/5/24 को, खरीदी थी 23 को। अब 1/8/24 को उसने वो रिंग बेच दी 80,000 की। ब्रोकरेज एंड इनकर हुआ उसका 5,000 का। कैपिटल गेन कंप्यूट करना है। देखिए, क्योंकि 23 की चीज 24 में बेच दी, 17/8/23 की चीज आपने 1/8/24 में बेच दी। अदर असेट्स के लिए 24 महीने का टाइम पीरियड होता है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। अगर ट्रांसफर हुआ होता है 23 जुलाई 24 के बाद में, तो इसके बाद में टाइम लिमिट्स चेंज हो गई है। अदर एसेट्स की कैटेगरी के लिए 24 मंथ्स की टाइम लिमिट है, 36 महीने की टाइम लिमिट हट गई है। 3 साल वाला अब कोई सीन नहीं है, केवल 1 साल और 2 साल वाला सीन है। तो इधर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होगा। कैसे कंप्यूट करेंगे? 80,000 की फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से सबसे पहले आप माइनस करोगे ब्रोकरेज, सो दैट आपका नेट कंसिडरेशन आ जाए। ब्रोकरेज है 5,000 का, 75,000 का आ गया नेट कंसिडरेशन, नेट सेल कंसिडरेशन। इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी कि 20,000 एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट दैट मीन्स 25,000, ये दोनों लेस होगा। 45,000 आप लेस करोगे 75,000 में से, तो आपका कैपिटल गेन आ गया 30,000 का। पहला इलस्ट्रेशन बहुत ही इजी एंड बहुत ही सिंपल इलस्ट्रेशन था। अभी आपको ना इंडेक्स नंबर याद नहीं रखने, आपको केवल 2 इंडेक्स नंबर याद रखने। एक तो 2001-2 का 100 और हमारा करंट ईयर का इंडेक्स नंबर 24-25 का 363, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन 92। ऑन 23 जून 24 रजत सोल्ड गोल्ड, उसने गोल्ड बेचा, सेल कंसिडरेशन 15 लाख, 15 लाख में गोल्ड बेचा। एक्वायर करा था 20 अगस्त 2000 में, 2000 में एक्वायर करा था और 23 जून 24 को बेचा है। 23 जुलाई 24 से पहले का ट्रांसफर है, इंडेक्सेशन लगेगा क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का पॉइंट हो गया। फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 को है 3,60,000। देखिए, कोई भी कैपिटल असेट अगर 2001 से पहले का परचेज करा हुआ है तो एक्चुअल परचेज प्राइस यानी कि 4 लाख, या फिर 2001 में जो एफएमवी थी 3,60,000, विच एवर इज हायर हम लेते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अगर असेट 2001 1/4/2001 से पहले का परचेज किया हुआ है तो परचेज प्राइस या फिर 2001 के दिन जो एफएमवी थी वो, विच एवर इज हायर आती है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये इस क्वेश्चन में मेन बस यही है। तो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ गया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम लेंगे 4 लाख। असेट एक्वायर करा था पहले का, तो डिवाइडेड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि एक्विजिशन 2001 से पहले का है, डिवाइड में इंडेक्स नंबर आएगा 100, मल्टीप्लाई जिस ईयर में ट्रांसफर कर रहे हो तो 363। ठीक है,
ये हो गया, ये डन। आपका कैपिटल गेन कितना आ गया? 48,000 का। इसने टैक्स निकालने के लिए बोला था, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, 20% टैक्स लग जाएगा, 20%। ठीक है। फिर आगे इसने बोला अज्यूम करो कि अगर ये ट्रांसफर 23 दिसंबर 2024 को हुआ हो, अगर इस दिन ट्रांसफर हुआ है ना, तो कोई भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा असेसी को। ऑल्सो उसके पास में ऑप्शन भी नहीं होगा, बिकॉज ऑप्शन ओनली लैंड एंड बिल्डिंग के केस में होता है। तो इस केस में अगर हम देखें तो सीधा सीधा 4 लाख माइनस हो रहा है, और 12.5% से इंडेक्स कैपिटल गेन लग गया। ओके। Next, 93. Mr. Anand, a resident, had purchased house property 2002 में 5 लाख की। 1/5/24 को न्यू फ्लोर कंस्ट्रक्ट करवाया 2.5 लाख का, इम्प्रूवमेंट हो गया। 1/10/24 को उन्होंने घर बेच दिया 18 लाख का, एंड ब्रोकरेज दे रखा है आपको 2%। ठीक है। अभी देखिए हाउस प्रॉपर्टी का केस आ गया ना, तो लैंड एंड बिल्डिंग के केस में एसएससी के पास में दो ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन वन, या तो वो विदाउट इंडेक्सेशन इंडेक्सेशन का बेनिफिट ना ले और 12.5% से टैक्स पे कर दे, या फिर वो इंडेक्सेशन का बेनिफिट अवेल करे और 20% से टैक्स पे करे। ये ओनली ऑप्शन होता है इन केस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, एंड दैट टू एट द टाइम ऑफ टैक्स पेमेंट। कैपिटल गेन कंप्यूटेशन में नहीं, टैक्स पेमेंट के कंप्यूटेशन में। ठीक है। पे टैक्स के लिए दो ऑप्शन है, 12.5 विदाउट इंडेक्सेशन, 20% विद इंडेक्सेशन बेनिफिट। तो सबसे पहले तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन दोनों केसेस में आ जाएगी 18 लाख। दोनों केसेस में एफवीओसी आ गई है 18 लाख। अब माइनस करेंगे दोनों ही केसेस में 2% का ब्रोकरेज, तो 36,000 का ब्रोकरेज आ गया। देन माइनस करेंगे एक में तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्सेशन करके। अभी इंडेक्सेशन कैसे होगा? 5 लाख में आपने एक्वायर करा था, 2002 2002-3 का इंडेक्स नंबर इधर आ जाएगा, और यहाँ पर आपके ट्रांसफर वाले ईयर का 1/10/24 को अगर आपने बेची है, तो 1/10/24 वाले दिन का ट्रांसफर मतलब 363 करंट ईयर का इंडेक्स नंबर आ गया। सेम केस होगा इम्प्रूवमेंट का, और इधर हम बिना इंडेक्सेशन एज इट इज 5 लाख और 2.5 लाख कर देंगे। ठीक है, ये देखो, ये रहा, ये रहा ऑप्शन वन और ऑप्शन टू। ठीक है। ऑप्शन वन में कोई इंडेक्सेशन नहीं किया, सीधा 7.5 लाख माइनस हो रहे हैं, तो कैपिटल गेन आ गया 10,14,000। 10,14,000 पे टैक्स लगेगा। आपने इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं लिया, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं लिया तो आप टैक्स पे करोगे 12.5% की रेट से, तो इसका 12.5%। और अगर आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले लेते हो, 5 लाख पे और 2.5 लाख पे दोनों पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, तो आपका इधर लॉस आ रहा है एंड टैक्स आपको पे करना है कुछ भी नहीं। तो असेसी के लिए सेकंड वाला ऑप्शन बेटर है, क्योंकि नील टैक्स आ रहा है उस केस में उसको। बट इधर ना आप एक बात का ध्यान रखना कि इस केस में अब जैसे एसएससी अगर ऑप्शन टू ऑप्ट करता है, तो ऑप्शन टू ऑप्ट करने के साथ साथ में ना वो ये जो लॉस है, इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस उसका कैपिटल गेन बनना चाहिए था 10,14,000 का। सेकेंड ऑप्शन ऑप्ट करने की वजह से नील आ गया, इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं करने देंगे। नील का बेनिफिट दे रहे हैं, बस उसको एक्सेप्ट कर लो, लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ये आपको नोट में लिख के आना पड़ेगा बात। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 94। Mrs. Parminder has jewelry being gifted on 1/4/2005। ब्रदर ने मतलब रिलेटिव ने गिफ्ट करा है, ट्रांसफर नहीं माना जाता है, अभी तो ट्रांसफर हम इसको नहीं मानेंगे। ये जो ब्रदर ने जो सिस्टर को दिया है वो ट्रांसफर नहीं है। आगे, जितेंद्र ने ज्वेलरी एक्वायर करी थी
1995। अब देखो हम ना गिफ्ट के केस में प्रीवियस ओनर का एक्विजिशन देखते हैं, ठीक है, तो ये 60,000 हमारे लिए इंपॉर्टेंट अमाउंट है। 1/7/2002 को जितेंद्र ने ही उस पे डायमंड लगवाया था 25,000 का, और 1/4/2009 में परमिंदर ने उसकी पॉलिश एक्सपेंडिचर करवाया था। तो पॉलिश करवाना इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है, तो आप इस पे इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते हो, इम्प्रूवमेंट नहीं ले सकते हो। 1/4/24 को मिसेस परमिंदर ने वो ज्वेलरी बेच दी फॉर 12 लाख। 1/4/24 को परमिंदर ने ज्वेलरी बेच दी, 1/4/24 को बेची है, मतलब इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। ब्रोकरेज है 1%। अब ज्वेलरी की फेयर मार्केट वैल्यू दे रखी है, क्यों दे रखी है? क्योंकि ज्वेलरी 2001 से पहले एक्वायर करी है। हम तो प्रीवियस ओनर का एक्विजिशन देखते हैं ना, तो प्रीवियस ओनर ने 2001 से पहले एक्वायर करी है, तो हम इस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे? 60,000, या फिर 2001 वाले दिन की जो FMV है, विच एवर इज हायर, 60,000 या 2 लाख, विच एवर इज हायर, 2 लाख कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा। ये 2 लाख आएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। बस इस क्वेश्चन में यही इंपॉर्टेंट था। देखो सेल कंसिडरेशन हो गया 12 लाख, 12 लाख में क्योंकि इसने बेची है, माइनस ब्रोकरेज कर दिया आपने 1%, एंड इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2 लाख, उस पे इंडेक्सेशन 100। क्यों 100? क्योंकि 2001 से पहले की है ना, प्रीवियस ओनर का इंडेक्स नंबर लेते हैं हम। और ये 105 क्यों? 105 इसलिए क्योंकि जितेंद्र ने डायमंड लगवाया था 2-3 में। ओके, ये दोनों लेस करके आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया इतना। ये क्वेश्चन अच्छा है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगर बाद देखो इसने ना हर केस में बता रखा है बाद में ट्रांसफर हुआ होता तो क्या होगा, काम इजी हो जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखे ना तो काम इजी हो गया, इंडेक्सेशन नहीं करना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट एज इट इज माइनस हो जाएगी। मतलब प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, नॉट बेनिफिशियल फॉर असेसी, नॉट दैट बेनिफिशियल। ओके, नेक्स्ट 95। मिस ईशा हैड 10% डिबेंचर्स ऑफ एक्स लिमिटेड एक्वायर्ड ऑन 17/4/2009। 2009 पे उसने डिबेंचर्स एक्वायर करे थे, 1000 डिबेंचर्स, 120 रुपए का एक। 1 फरवरी 25 को वो डिबेंचर्स बेच दिए गए हैं 1,45,000 में। ओके, ब्रोकरेज ½ कंप्यूट कैपिटल गेन, कैपिटल गेन कंप्यूट करिए। तो सबसे पहला तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन FVOC आ गया 1,45,000, माइनस ब्रोकरेज, FVOC का ½ ब्रोकरेज माइनस हो जाएगा, ये रहा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, 1000 डिबेंचर्स आपने कब एक्वायर करे थे? 120। अब डिबेंचर्स चाहे कभी भी ट्रांसफर करे हो, इन पे पहले भी शॉर्ट टर्म ही होता था, बाद में भी शॉर्ट टर्म ही होता है। डिबेंचर्स पे ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही अराइज होगा, इंडेक्सेशन नहीं होगा। ओके, शॉर्ट टर्म किस सेंस में? आपको इंडेक्सेशन नहीं करना उस सेंस में। ऐसा नहीं है कि आप गेन कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिख करके आ जाओगे, नहीं, लिखना उसको लॉन्ग टर्म ही है, क्योंकि 2009 के डिबेंचर्स आपने 2025 में ट्रांसफर करें, आएगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बट नेचर उसका शॉर्ट टर्म जैसा होगा, मतलब इंडेक्सेशन नहीं होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ ट्रांसफर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 96। Lucky has a house property acquired on 18/8/2009 for 6 lakhs. लकी ने 6 लाख की हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर करी। हाउस प्रॉपर्टी में वो खुद रहता था, ठीक है। 18/8/12 को कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर करा ऑन रिकंस्ट्रक्शन 3 लाख का, ठीक है। 15/5/24 को ऑफिस के कुछ गुड्स लेकर के आया वो 1 लाख रुपए के, जो कि उसको किसी को डिलीवर करने थे पास में ही, ठीक है। उसी दिन मतलब 15/5/24 को
आग लग गई, एक्सीडेंटल फायर टुक प्लेस एंड हाउस प्रॉपर्टी जल गई, हाउस प्रॉपर्टी डैमेज हो गई, 5 लाख का फर्नीचर डैमेज हो गया एंड बिजनेस का स्टॉक डैमेज हो गया। बिजनेस का स्टॉक कौन सा? ये बिजनेस का स्टॉक डैमेज हो गया, हाउस प्रॉपर्टी डैमेज हो गई एंड 5 लाख का फर्नीचर डैमेज हो गया। इंश्योरेंस क्लेम कब मिला? 18/8/24 को। देखो डैमेज कब हुआ? डैमेज हुआ 15/5/24। क्लेम कब रिसीव हुआ? इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ 18/8/24। हम ट्रांसफर इस दिन को मानेंगे, कैपिटल गेन इस दिन कंप्यूट होगा। फर्क क्या पड़ेगा? अभी इस क्वेश्चन में तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों ही चीजें 24-25 में हो रही है, बट अगर ये ईयर अलग होता, सपोज ये 24 की जगह 25 होता, तो हम कैपिटल गेन कंप्यूट करते 25-26 में, लेकिन हम ट्रांसफर मानते 24-25 को ही। ये स्पेशल केसेस में आता है कैपिटल गेन के, जब ट्रांसफर वाला ईयर और कंप्यूटेशन वाला ईयर अलग अलग होता है। ट्रांसफर कब मान लेते हैं? जब डैमेज हुआ है। ठीक है, कितना क्लेम मिला? घर के लिए तो 1 लाख कैश में मिला और नया घर अलॉट हुआ 44 लैक्स का। 1 लाख इन कैश, 44 लाख मार्केट वैल्यू। हाउस होल्ड फर्नीचर 2 लाख, स्टॉक 80,000। तो देखो सबसे पहला तो क्योंकि फर्नीचर घर का है, इसका तो कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं होगा इनकम टैक्स में। हाउस का ट्रीटमेंट होगा कैपिटल गेन में, स्टॉक का ट्रीटमेंट होगा पीजीबीपी हेड में। अब कैपिटल गेन में ट्रीटमेंट क्या होगा? 44 लाख का घर, 1 लाख का कैश, एफवीओसी हो गई 45 लाख। 45 लाख की इसकी एफवीओसी हो गई है, ठीक है। माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना लेंगे हम? प्रॉपर्टी आपने कब इसने एक्वायर करी थी? प्रॉपर्टी 6 लाख की 2009 में। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 6 लाख डिवाइडेड बाय, अगर आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेते हो, जो कि आपको मिलेगा क्योंकि ट्रांसफर 15/5/24 को हुआ है, ट्रांसफर हुआ है 15/5/24 को, 23 जुलाई 24 के बाद होता तो नहीं मिलता, पहले का है, मिलेगा 6 लाख डिवाइडेड बाय 9-10 का इंडेक्स नंबर एंड 363 एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी, क्योंकि 2012 में कैपिटल एक्सपेंडिचर करा था 3 लाख, 12-13 का इंडेक्स नंबर एंड यहां पर भी 363। ओके देखिए ये रहा, 45 लाख में से आप टोटल अमाउंट माइनस कर दोगे, ये आ गया आपका कैपिटल गेन। अब स्टॉक की कंप्यूटेशन कैसे होगी? स्टॉक था 1 लाख का, 80,000 का क्लेम रिसीव हो गया, 1 लाख का स्टॉक था, 80,000 का क्लेम रिसीव हुआ है, 20,000 अभी भी बचा है जिसे आप कैपिटल सॉरी जिसे आप पीजीबीपी हेड में क्लेम कर सकते हो। 20,000 का लॉस, लॉस ऑफ 20,000 अलाउड अंडर पीजीबीपी हेड। ओके, क्वेश्चन में क्या बोला? क्वेश्चन में आगे बोला है, और भी एक और ऑप्शन दिया है, स्टेट हाउ shall your answer differ if the compensation is received on 15/5/25। कॉम्पेंसेशन अगर 15/5/25 मतलब कॉम्पेंसेशन 25-26 में मिला होता, तो एज इट इज यही कंप्यूटेशन हम 25-26 की कर देते, इंडेक्स नंबर वगैरह कुछ भी नहीं बदलता, आंसर एकदम सेम रहेगा, बस कंप्यूटेशन का ईयर बदल जाएगा। आंसर क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि ट्रांसफर का ईयर थोड़ी ना बदला है, ट्रांसफर तो जुलाई 24 से पहले का है, तो सेम रहेगा, बेनिफिट मिलेगा। 97, इलस्ट्रेशन नंबर 97। Ali has 10,000 shares of X Private Limited acquired on 15/5/2000। 12 रुपए के शेयर्स उसने एक्वायर करे थे, ठीक है, 10,000 शेयर्स थे, 2,000 में एक्वायर करें, 12 रुपीज ईच शेयर। 1/5/2007 को उसने 2,000 शेयर्स कन्वर्ट करवा लिए स्टॉक इन ट्रेड में, 10,000 में से 2,000 शेयर्स स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हो गए
1/5/2007 को। ठीक है, जिस दिन कन्वर्जन हुआ, हम कन्वर्जन वाले दिन, जैसे कैपिटल असेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट होता है, कन्वर्जन वाले दिन को ट्रांसफर मान लेते हैं। लेकिन कैपिटल गेन कंप्यूट कब होता है? जब वो असेट बिकेगा, जब ये शेयर्स बिकेंगे ना, सेल होंगे, तब कैपिटल गेन कंप्यूट होगा। और कन्वर्जन वाले दिन की एफएमवी थी 30 रुपए। इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि हम एफवीओसी के लिए यही 30 रुपए लेंगे। आप जो एफएमवी कंसिडर कर रहे हो, वो 30 रुपए ही लेकर के हम इसको कैलकुलेशन करेंगे। 17/2/25 को ही सोल्ड ऑल द शेयर्स, पूरे 10,000 शेयर्स इसने बेच दिए, जिसमें से 2,000 का स्टॉक इन ट्रेड था। दैट मीन्स 8,000 शेयर्स इसके कैपिटल असेट की तरह गए थे। कितने में बेचे? 225 रुपए में, 2% के ब्रोकरेज पर। बताना है आपको टैक्स ट्रीटमेंट। अगर 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू 16 है, एक की फेयर मार्केट वैल्यू क्यों दी? क्योंकि शेयर्स 2000 में एक्वायर हुए थे। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए आप 12 या 16, विच एवर इज हायर, लोगे 16। चलिए, अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा देखो। सबसे पहले आप देखो आपका कैपिटल गेन वाला ट्रीटमेंट। तो ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, ये है 2000 शेयर्स और ये है 8000 शेयर्स। ये 2000 शेयर्स की हमें लेनी है एफवीओसी। जब भी कन्वर्जन होता है कैपिटल असेट का स्टॉक इन ट्रेड में, तो हम एफवीओसी लेते हैं कन्वर्जन वाले दिन की। तो 2000 इंटू कन्वर्जन वाले दिन की एफवीओसी थी 30 इंटू 30, और इधर आ जाएगा 8000 इंटू 225। यहां से अब हम ब्रोकरेज माइनस कर देंगे। ब्रोकरेज का परसेंटेज चल रहा है 2%। 2% हम इधर से ब्रोकरेज लेस कर देंगे। नाउ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कैलकुलेशन आप सेल्फ कर लीजिएगा प्लीज। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2000 शेयर्स। देखो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दोनों की ही कैसे आएगी? पूरे के पूरे 10,000 शेयर्स ही आपने बाद में एक्वायर करे हैं, ठीक है। तो लेकिन जो 2000 शेयर्स हैं उनका ट्रांसफर माना जाएगा 2007 में, और 8000 शेयर्स का ट्रांसफर माना जाएगा 2025 में। तो एक में इंडेक्सेशन लगेगा और एक में इंडेक्सेशन नहीं लगेगा। 8000 वाले में इंडेक्सेशन नहीं लगेगा और 2000 वाले में इंडेक्सेशन लगेगा। तो इंडेक्सेशन कैसे लगेगा? 2000 इंटू 16। 16 क्यों? वो मैंने आपको अभी बताया, एफएमवी लेते हैं हम, डिवाइडेड बाय, ये कब एक्वायर करा था? 7 में। तो 7-8 इंटू, सॉरी 7-8 में तो इसको ट्रांसफर माना है, इसके डिवाइड में आएगा 100 इंटू यहाँ आएगा 7-8 का इंडेक्स नंबर, ठीक है। और 8000 शेयर्स के लिए कोई भी नहीं मानी जाएगी, मतलब इंडेक्सेशन का बेनिफिट 8000 शेयर्स के लिए नहीं मिलेगा। तो 8000 के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? 8000 के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी सीधा 8000 इंटू 16। दैट्स इट। ये इसका कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन होगी। ये देखो इधर 2000 इंटू 30, ओके, और ये आपने 25 ब्रोकरेज माइनस करा, और इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इधर हो जाएगा इंडेक्सेशन, इधर हो जाएगा विदाउट इंडेक्सेशन। ये आ गया आपका कैपिटल गेन। अब जो आपने ये 2000 शेयर्स बेचे हैं, 8000 का ट्रीटमेंट तो कैपिटल गेन में हो गया, लेकिन ये जो 2000 शेयर्स जो आपने स्टॉक इन ट्रेड की तरह बेचे हैं, इस पे लगेगा पीजीबीपी। पीजीबीपी कैसे लगेगा? पीजीबीपी लगेगा एफवीओसी, मतलब पीजीबीपी में एफवीओसी नहीं आता, बट सेल कंसिडरेशन। सेल कंसिडरेशन क्या? 2000 शेयर्स आपने बेचे हैं 225 में, माइनस एफएमवी, कन्वर्जन वाले दिन जो एफएमवी थी, कन्वर्जन वाले दिन की एफएमवी थी 30। ये आ जाएगा आपका पीजीबीपी की इनकम, ठीक है। ये हो गया, ब्रोकरेज था क्योंकि 2%, वो आपने माइनस कर दिया, और ये आ गया आपका पीजीबीपी की इनकम। नेक्स्ट, illustration number 98. ABC has three partners A, B and C sharing profit in the ratio 5:3:2.
डी एडमिट करा नया पार्टनर 31/3/24 को 1/5 शेयर के लिए। डी को लाना था 2 लाख अपना कैपिटल। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, पार्टनर जो है वो फर्म में कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। कैपिटल जो कि वो लाया, फर्नीचर पहले घर में काम आता था 50,000, 2 लाख की उसको कैपिटल लानी थी, 50,000 जिसमें से फर्नीचर था इमीडिएटली। एंड फर्दर ज्वेलरी लेकर के आया जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 2 लाख थी, 2/8/24 को, ठीक है। आगे सच असेट बुक्स में रिकॉर्ड हुए थे 1/80 पे। डी एक्वायर्ड सच ज्वेलरी ऑन 45,000 2001 में। कैपिटल गेन आपको कंप्यूट करना है। देखिए फर्नीचर क्योंकि पर्सनल इफेक्ट की चीज थी तो इस पे कैपिटल गेन नहीं आएगा, फर्नीचर पे देयर विल बी नो कैपिटल गेन। लेकिन ज्वेलरी क्योंकि कैपिटल असेट है तो उसे कैपिटल गेन भी अराइज होगा। कितना? ज्वेलरी रिकॉर्डेड कितना था आपका 1/80, जो बुक्स में रिकॉर्ड करा वो कितना था 1/80। 1/80 की ज्वेलरी, ट्रांसफर एक्सपेंसेस कुछ भी नहीं है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना हो जाएगा डायरेक्टली 45,000 और ये आ गया आपका कैपिटल गेन। सेल कंसिडरेशन हम लेते हैं वो अमाउंट जो आपने बुक्स में रिकॉर्ड करा है, जो अमाउंट आपने बुक्स में रिकॉर्ड करा है वो हम लेते हैं कंसिडरेशन, ठीक है। ओके, इंडेक्सेशन क्यों नहीं होगा? क्योंकि ज्वेलरी आप लेकर के आए हो 2/8/24 को, इसलिए कुछ इंडेक्सेशन नहीं, सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन विदाउट एनी इंडेक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 99। सुनील हैज अ हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर्ड ऑन 1995 में एक्वायर करी थी 3 लाख की। इम्प्रूवमेंट करा उसने उस हाउस प्रॉपर्टी में 70,000 का 2000 में। 2001 से पहले का जो भी इम्प्रूवमेंट होता है हमें इग्नोर करना होता है। फिर 50,000 का इम्प्रूवमेंट करा 2010 में, ठीक है, ये काम आ जाएगा। प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू 2001 में थी 4,50,000। फिर से बताऊंगी ये क्यों दे रखा है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अगर प्रॉपर्टी 2001 से पहले की एक्वायर करी होती है तो 2001 वाले दिन की जो एफएमबी है वो, या फिर एक्चुअल परचेज प्राइस विच एवर इज हायर, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा 4.5 लाख। 16/8/20 को प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्वायर कर ली थी। ऑल राइट, कंपलसरी एक्विजिशन हुआ है 18/8/2020, तो हम ट्रांसफर भी इसी दिन मान लेंगे। जिस दिन गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी कंपलसरीली एक्वायर कर लेती है उसी ईयर में ट्रांसफर मान लिया जाता है, दैट मीन्स इंडेक्सेशन होगा इधर। कॉम्पेंसेशन डिसाइड किया 21,50,000 एंड 20% कॉम्पेंसेशन रिसीव हुआ है 31/3/25 को। बैलेंस कब रिसीव हुआ मतलब ही नहीं है, 31/3/25 यानी कि 24/25 में आपको कॉम्पेंसेशन का कुछ भी पार्ट रिसीव हो गया वहीं पर ये टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये 24/25 प्रीवियस ईयर एंड 25/26 असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा ओरिजिनल कॉम्पेंसेशन। अब 16/8/25 को इनहैंस्ड कॉम्पेंसेशन भी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करा 2 लाख का। 16/8/25 को डिक्लेयर करा है, एक्सपेंडिचर 11,000 के लगे लेस हो जाएंगे। कॉम्पेंसेशन रिसीव हुआ है 18/8/26 में, 18/8/26 यानी कि 26/27, तो इसका ट्रीटमेंट होगा 26/27 में। 25/26 में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, कॉम्पेंसेशन रिसीव नहीं हुआ है, केवल और केवल कॉम्पेंसेशन डिसाइड हुआ है, गवर्नमेंट ने ओनली डिक्लेयर करा है, रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है। आपको कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबिलिटी लेकर के आनी है। तो सबसे पहले तो ओरिजिनल कॉम्पेंसेशन एफवीओसी मानेंगे, कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड, और पूरा का पूरा एक ही बार में आ जाएगा क्योंकि जब भी पार्ट पेमेंट रिसीव होता है तो पूरा कॉम्पेंसेशन टैक्सेबल कर देंगे उसी ईयर में। 21,50,000, 4.5 लाख और 50,000 के इंप्रूवमेंट का इंडेक्सेशन हो गया, ये आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो इनहैंस्ड कॉम्पेंसेशन भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, इररिस्पेक्टिव कि वो कितने टाइम में मिल गया, क्या हो गया। ओके, 2 लाख का इनहैंस्ड कॉम्पेंसेशन देखो आप कौन से ईयर में हो रही है,
27-28 असेसमेंट ईयर में, जब ये रिसीव हुआ उस असेसमेंट ईयर में होगा। 26-27 प्रीवियस ईयर में रिसीव हुआ था, तो असेसमेंट ईयर हो गया 27-28। 2 लाख में से खर्चे माइनस कर देंगे। कुछ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस नहीं होती है, कभी भी नहीं होती। इनहैंस कॉम्पेंसेशन चाहे कभी भी मिले, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस नहीं होती, क्योंकि आप ओरिजिनल में से पूरी कर चुके होते हो। ये आ गया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये था कंपल्सरी एक्विजिशन वाला केस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कैपिटल गेन का। ओके, लिक्विडेशन का क्वेश्चन है ये। इलस्ट्रेशन नंबर 100। चलिए, बैलेंस शीट दे रखी है आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की। ओके, दैट मीन्स शेयर्स मस्ट बी अनलिस्टेड, तो आप पीरियड ऑफ होल्डिंग का ध्यान रखना, ठीक है। अनलिस्टेड है, पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 महीने रहेगी। 31/12/24 की आपको दे रखी है। आगे बोला कंपनी लिक्विडेशन में गई, बैलेंस शीट डेट पे कंपनी लिक्विडेशन में कब गई, 31/12/24 को। असेट्स एंड लाइबिलिटीज बुक वैल्यू पे रियलाइज हो गए, एंड यहां से पढ़ते हैं जो काम का है। उत्कर्ष इज अ शेयर होल्डर ऑफ 10% इक्विटी एंड 20% प्रेफरेंस। इक्विटी शेयर्स ओरिजिनली उसने एक्वायर करे थे 16/8/2002 में एट फेस वैल्यू। 2002 में इक्विटी शेयर्स एक्वायर करे थे, तो मतलब इक्विटी शेयर्स पे तो उसको हो रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर 1/4/24, तो इसका मतलब प्रेफरेंस पे उसको हो रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, पार पे इशू हुए थे। उसको इक्विटी शेयर्स के बदले में तो मिल गया एक लैंड जिसकी मार्केट वैल्यू है 5 लाख, प्रेफरेंस के बदले में मिला 20,000 का कैश। लिक्विडेशन के केस में इक्विटी शेयर होल्डर्स का जब आप कंप्यूटेशन कर रहे होगे, आपको एफवीओसी में से माइनस करना होगा डीम्ड डिविडेंड, बिकॉज वो एज अ डिविडेंड 2 क्लॉज 22 में डिडक्ट होगा अंडर अदर सोर्सेज हेड, ठीक है, वो उधर जाएगा, ठीक है। तो अभी अपना एफवीओसी आ गया लैंड का 5 लाख, 5 लाख में से माइनस होगा जितना इसको एक्यूमुलेटेड, अब 10% की इक्विटी होल्ड करके रखता है, इक्विटी है 8 लाख की, तो इसका 10%, ठीक है, वो आप माइनस कर दो, एफवीओसी आ गया इसका। ओके, क्या करना है आपको, इसका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आपने कितना करा, इसका 5 लाख आ गया, 5 लाख में इसने लिया था माइनस रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस देखो 2 लाख का है, ये होल्ड करता है 10% की इक्विटी, 10% ऑफ 2 लाख, तो दैट मीन्स 20,000 आप इधर से माइनस करोगे, 4,80,000 आ गया इसका एफवीओसी। डीम डिविडेंड माइनस करना है, बस लिक्विडेशन में इतना सा ध्यान रखना है। 4,80,000 आ गया इसका नेट कंसिडरेशन। अब उसमें से माइनस होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना, 8 लाख टोटल है, ये होल्ड करता है 10%, तो 8 लाख का 10%, 8 लाख का 10% डिवाइडेड बाय एक्वायर कब करा था 2002 में, इनटू ट्रांसफर कब करा है 12 में। 8 लाख का 10% 80,000, क्यों, क्योंकि ट्रांसफर आपका बैलेंस शीट डेट वाले दिन हुआ है, दैट मीन्स 23 जुलाई 24 के बाद में, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, सीधा सीधा कैपिटल गेन आ गया। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए 20,000 का उनको कैश मिला है, बस 20,000 के कैश में से आप माइनस कर दो उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, 1 लाख प्रेफरेंस है, 20% होल्डिंग रखता है उत्कर्ष, तो मतलब निल आ गया, इधर से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया निल। ओके, नेक्स्ट ये था हमारा 100th इलस्ट्रेशन। नेक्स्ट 101 नंबर वाले इलस्ट्रेशन पे चलते हैं। 101, टी लिमिटेड ग्रांट्स ऑप्शन टू इट्स एम्प्लॉय रजत ऑन 1st April 2020 100 शेयर्स ऑफ द कंपनी, राइट ऑफर करा है उसने, ठीक है, एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस ऑफ 150। तो ये राइट जब एक्सरसाइज हुआ होगा, जब आपने ऑप्शन एक्सरसाइज करा है, उस दिन वाली डेट को हम कंसिडर करते हैं। 150 पर शेयर विद द डेट ऑफ वेस्टिंग इज दिस, एक्सरसाइज पीरियड 22 से लेकर के 25 तक था, एक्सरसाइज करा 31 मई 24 को। अलॉट कब हुए उससे भी हमें कोई लेना देना नहीं है, और ये आपको एफएमबी दे रखी है, ठीक है। तो
1250 इंटू 100 शेयर्स, एक्साइज वाले दिन की जो एफएमवी थी वो, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस जितना आपने एम्प्लॉय से रिकवर कर लिया, 150 रुपए आप उससे ले रहे हो, 150 इंटू 100, ये आपका कैपिटल गेन आ गया, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट, सॉरी ये आपकी आएगी वैल्यू ऑफ परक्यूजिट जो कि सैलरी हेड में जाएगा। अब हम बात करते हैं कैपिटल गेन की, तो कैपिटल गेन में सबसे पहले आएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। आपने ये शेयर्स फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ओके ये रहा देखो, 31/12/24 को मिस्टर रजत गिफ्टेड 25 शेयर्स टू हिज ब्रदर एंड बैलेंस उसने बेच दिए 2180 पर शेयर। 25 शेयर्स ब्रदर को दिए एज अ गिफ्ट, गिफ्ट को ट्रांसफर नहीं माना जाता है। बचे हुए जो शेयर्स हैं, लेकिन अगर आप किसी को गिफ्ट देते हो शेयर्स तो लेने वाले के हैंड्स में वो गिफ्ट अंडर अदर सोर्सेज जाएगा। ओके 2180 2180 इंटू 100 फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ओके और क्योंकि ये गिफ्ट रिसीव करने वाले के लिए टैक्सेबल है अदर सोर्सेज में, तो गिफ्ट इधर भी लेंगे आप, इधर ना 100 शेयर्स में से 25 माइनस नहीं करोगे, ऑल्दो गिफ्ट ट्रांसफर नहीं माना जाता लेकिन गिफ्ट ऑफ शेयर्स हो रहा है, इसको ट्रांसफर मानेंगे। तो 2,18,000 माइनस आपने कितने में इनको एक्वायर करा था, जो आपके लिए परक्यूजिट होता है ना वो माइनस हो जाता है, जो वैल्यू ऑफ परक्यूजिट जो इधर था 1250 इंटू 100, कैपिटल गेन आ गया 93,000 का। नेक्स्ट 102, ये एक प्रोविजन इलस्ट्रेशन है, देखो बीच में, मिस्टर राज हैज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, 10 महीने पहले 5 लाख प्रॉपर्टी उसने बेच दी 6 लाख में राजश्री को। स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी केस ए 6,25,000, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 6,25,000, तो एक्चुअल सेल कंसिडरेशन स्टैम्प ड्यूटी ज्यादा है, क्या एक्चुअल कंसिडरेशन के 110% से भी ज्यादा है क्या? नहीं, तो हम एक्चुअल कंसिडरेशन को ही एफईओसी मान लेते हैं। दूसरे केस में ये क्या 110% से भी ज्यादा है क्या? हाँ, तो ये एफईओसी बन जाएगा। बस इतना सही है इसमें तो। ओके उसके बाद ये वाला भी एक प्रोविजन इलस्ट्रेशन है, क्या बोलता है, मिस्टर राजेश की सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी थी 15/11/23 को फॉर 6 लैक्स। ओके तो 15/11/23 को कितना 6 लाख में एक्वायर करा था, प्रॉपर्टी बेची 5 लाख में जयश्री को 18/8/24 पे। स्टैम्प ड्यूटी है 10 लाख, ठीक है, 5 लाख की चीज आपने 10 लाख में बेची है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है एंड एक्चुअल सेल कंसिडरेशन के 110% से भी ज्यादा है, हम एफईओसी लेंगे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को। लेकिन अगर आप वैल्यूएशन ऑफिसर के पास चले जाते हो तो वैल्यूएशन ऑफिसर का अमाउंट अगर एसडीवी से कम है तो कम वाला अमाउंट हम एफईओसी मान लेते हैं। मतलब अगर केस वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर हो गया तो असेसी के फायदे का काम होता है। 102 illustration number 102, Mr. A who transfers land and building on 2nd January 2025, लैंड एंड बिल्डिंग 2 जनवरी 25 को ट्रांसफर करी, सेल कंसिडरेशन था 10 लाख का, वैल्यू अडॉप्ट मतलब एसडीवी थी 12 लाख की, एसडीवी ज्यादा है, वैल्यूएशन ऑफिसर ने डिसाइड करा 13 लाख। द लैंड वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड टू मिस्टर ए ऑन पार्शियल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, तो एचयूएफ के पार्टीशन में कुछ भी मिलता है ना उसको ट्रांसफर नहीं माना जाता। एफएमवी कितनी थी 1 लाख थी। अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन अबव लैंड बाय मिस्टर ए, 2 लाख की रेजिडेंशियल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ऑन 2004 फाइनेंशियल ईयर 4/5, ठीक है, कैपिटल गेन कंप्यूट हो जाएगा। वही लैंड एंड बिल्डिंग का केस आ गया तो इसके पास दो ऑप्शन है, विदाउट इंडेक्सेशन, विद इंडेक्सेशन, 12.5% दे सकता है या फिर 20% दे सकता है टैक्स, ठीक है। अभी सबसे पहले डिसाइड इसमें इधर करना जरूरी है एफवीओसी, एफवीओसी 10 लाख 12 लाख, सबसे पहले 12 लाख, 12 लाख 13 लाख 12 लाख, क्योंकि असेसी के फायदे का, असेसी का फायदा वही है जहां एफवीओसी कम लगेगी। ओके अब पार्टीशन हो गया, तो एचयूएफ का पार्टीशन था 2001 का था ना, 1 लाख में प्रॉपर्टी मिली थी डिवाइडेड बाय 100, अगर इंडेक्सेशन करते हो तो, इनटू करंट ईयर में है तो 363 एंड सेम इज द केस एंड सेम विल बी द केस विद
कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 4-5 का डिवाइड हो जाएगा, इनटू हो जाएगा करंट ईयर का। ओके, ये रहा। ओके, डन। डन। इधर आप एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर 348 नहीं आएगा, यहाँ पर करंट ईयर का आएगा 363। इसको आप करेक्ट कर लेना। 363 आएगा करंट ईयर का, 348 पिछले साल का था। ओके, चॉइस 25 प्रीवियस ईयर का लेना है हमें, 23 चॉइस प्रीवियस ईयर का नहीं। 23 चॉइस प्रीवियस ईयर से क्या मतलब है, हम दो हिस्से कर ही इसलिए रहे हैं क्योंकि चॉइस 25 प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर हुआ है, वरना हम दो क्यों करते, ऑप्शन ही नहीं था, पहले तो एक ही चीज थी। डन, तो इसको आप करेक्ट कर लेना। इधर वाला पार्ट में तो अब इस वाले में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसमें तो सब कुछ डायरेक्ट हो रहा है। 12 लाख की एफवीओसी और 1 लाख और 2 लाख एज इट इज माइनस होकर के 9 लाख का कैपिटल गेन आ जाएगा। ये होगा इंडेक्सेशन वाला, तो ये अमाउंट आप करेक्ट कर लेना। आगे, लीजा ट्रांसफर्ड द फॉलोइंग असेट्स ऑन 2/8/23। 2/8/23 को उसने ये एसेट ट्रांसफर करे, 2/8/23 को ट्रांसफर करे, है ना, ध्यान से रखना, 2/8/23 को ट्रांसफर करे हैं, इंडेक्सेशन होगा इस केस में, ठीक है। बट मेरे हिसाब से ना ये कर नहीं रहा है इंडेक्सेशन। लैंड के केस में देखो क्या करा है, 30 लाख की एफवीओसी, 2%, इधर ये आ गया 2% ऑफ द अबव। आप ना इसको क्या करो, 23 की जगह 24 करो, तभी तो हमारे काम का है। 2/8/24, इधर लैंड का ट्रीटमेंट एफवीओसी, इधर गुडविल की एफवीओसी और इधर टेनेंसी राइट की एफवीओसी। अब ब्रोकरेज माइनस करेंगे 2% सब में से, एंड सब में से माइनस होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्यों, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसलिए, आप क्या लोगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सबसे पहला तो लैंड का केस, लैंड आपने एक्वायर करी थी 25,000 में और एफएमवी थी उस दिन, तो जितने में एक्वायर करी वो, या फिर जितनी एफएमवी थी, विच एवर इज हायर, 1 लाख, ठीक है, माइनस हो जाएगा इसमें से, एंड आपका कैपिटल गेन आ गया। अब क्योंकि गुडविल एंड टेनेंसी राइट सेल्फ ऑक्यूपाइड थे, देखो इधर कॉस्ट निल आ रही है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड एसेट की तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कुछ होती ही नहीं है, इधर भी निल आ जाएगा, और ये आपका एज इट इज कैपिटल गेन आ गया। 104, Mr. Rocky purchased 1,000 shares of Azad Private Limited 12 per share 1998। कंपनी ने बोनस डिक्लेयर कर दिया 31/3/2000 को, कितना, 1 बोनस फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड, हर 2 शेयर्स पे 1 बोनस मिलेगा, तो हर 2 शेयर पे 1 बोनस मिलेगा, दैट मीन्स 500 का बोनस डिक्लेयर हुआ 2002 में, 2001-2 में 500 का बोनस उसको डिक्लेयर हुआ, ठीक है। 31/3/2000, 2000 में डिक्लेयर करा है ना इसने, तो 1999 और 2000, ये इसका बोनस। अब बोनस अगर 2001 से पहले का होता है, बोनस के केस में हम लेते हैं 2001 से पहले, 2001 के बाद, पहले का है तो एफएमवी लेते हैं, बाद का है तो निल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। डन, ये हो गया। तो इसका मतलब इस वाले बोनस की आप लोगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एफएमवी। आगे, 2006 में 500 शेयर्स सेम कंपनी के उसको और मिले, तो 1000 शेयर्स ऑलरेडी थे, 500 बोनस मिले, 500 और मिल गए अपने किसी फ्रेंड से, फ्रेंड ने एक्वायर करे थे 2001 में, ठीक है, फ्रेंड से मिले थे तो मतलब इसको तो फ्री में मिले हैं, तो इसके लिए तो ये गिफ्ट है, ट्रांसफर करेगा तो कैपिटल गेन तो लगेगा ही लगेगा, और आपको ईयर किसका लेना है, प्रीवियस ओनर का। 1/3/24 को कंपनी ने फिर से बोनस डिक्लेयर करा, अब इसके पास टोटल कितने शेयर्स हैं, 2000 शेयर्स हो गए हैं, बोनस फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड, हर 5 शेयर्स पे 1 का बोनस कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया, तो 400 अब इसके पास बोनस शेयर्स हो गए, ये फिर से बोनस आए, लेकिन इस बोनस के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगी निल, और इस बोनस के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगी एफएमवी। बाकी सबका तो इजीली आप कर सकते हो, ठीक है।
तो अभी इसमें 1000 आपके ओरिजिनल शेयर्स, 500 आपको बोनस जो 2001 से पहले मिला था, 500 आपके गिफ्टेड शेयर्स और 400 आपके बोनस 2001 के बाद वाले। आप चारों का अलग अलग सेपरेट शो करोगे इनकी कंप्यूटेबिलिटी, ओके, इनकी टैक्सेबिलिटी। कितने में इसने सारे शेयर्स, एफईओसी, आप इधर डायरेक्टली सबसे पहले आप इधर करोगे, यहाँ पे आ जाओ, नेट सेल कंसिडरेशन। सेल कंसिडरेशन है इन सबका ₹50। देखो सारे शेयर्स ₹50 में बेच दिए, तो ये 50 50 50 एंड 50, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करेंगे, 1000 ओरिजिनल शेयर्स का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा 2001 की एफएमवी, 500 बोनस का भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा 2001 की एफएमवी, और जो 500 फ्रेंड ने गिफ्ट करे उसका भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा प्रीवियस ओनर, मतलब एफएमवी ₹14, ठीक है। और जो 500 उसको बाद में मिले हैं उसके लिए आएगा नील, नील कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये सब करके आपका कैपिटल गेन आ गया, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, ओके। ये सारे क्वेश्चंस सेम टाइप के ही हैं। ओरिजिनल शेयर्स, राइट शेयर्स एंड राइट एंटाइटलमेंट, राइट रिनाउंस कर दिया। जैसे देखो, मिस्टर रौनक परचेज 1000 शेयर्स, 12 ईच, 23 में, 1/5/24 को कंपनी ने एक राइट शेयर डिक्लेयर करा फॉर एवरी ईच शेयर्स, 15 में 40% फेवर में, मतलब 40% रिनाउंस कर दिया इन द फेवर ऑफ रानी एट ₹2। बैलेंस कंपनी से उसने खुद ने परचेज कर लिए, सारे के सारे शेयर्स बेच दिए 50 में, तो 1000 ओरिजिनल शेयर्स थे। फिर राइट शेयर्स कंपनी ने उसको कितने दिए, कंपनी डिक्लेयर्ड 1 राइट शेयर फॉर ईच शेयर्स हेल्ड, कंपनी ने उसको राइट शेयर्स भी ऑफर करे। राइट शेयर्स कितने ऑफर करे, राइट शेयर्स उसको ऑफर करे थे पूरे 1000 ही, बट उसने कितना रिनाउंस कर दिया और कितना सब्सक्राइब करा, 60% उसने खुद रखा, 40% राइट उसने, राइट एंटाइटलमेंट, ओके। और ये उसकी प्राइस। चलिए, ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। मेन जो इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं कैपिटल गेन में, वो हैं कैपिटल गेन की डिडक्शंस एंड स्पेशल प्रोविजंस। 107, मिस्टर सिद्धार्थ की रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी थी, टैक्सेबल अंडर सेक्शन 22, हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर करी थी 12/8/21 में फॉर 2 लाख, 2 लाख में वो हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर हुई थी। प्रॉपर्टी सोल्ड हुई है 1/3/25 को फॉर 25 लाख, 1 मार्च 25 को प्रॉपर्टी 25 लाख में बिकी है। एक्वायर्ड अनदर रेजिडेंशियल हाउस ऑन 31/3/25, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी बेच करके हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली, एंड दैट टू विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ 1, 2 और 3 ईयर्स। खरीदने के लिए टाइम होता है 2 साल, मतलब 1 साल पहले, 2 साल बाद, और अगर बनवा रहे हो तो 3 साल बाद। 17 लाख का सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्पस के लिए। 1/3/26 को उसने नई हाउस प्रॉपर्टी बेच दी फॉर 30 लाख, एंड बेच करके दूसरी हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली 35 लाख की 2026 में। कैपिटल गेन कंप्यूट कर रही है असेसमेंट ईयर 25-26 और 26-27। तो सबसे पहले तो 25-26 के लिए कैपिटल गेन देखो आप इसका, 25 लाख में इसने प्रॉपर्टी बेची, एफवीओसी नेट सेल कंसिडरेशन आ जाएगा सेम यही 25 लाख का। अब उसमें से माइनस करेंगे प्रॉपर्टी इसने एक्वायर कब करी थी, 2 लाख की एक्वायर करी थी 2001 में, 2001 की प्रॉपर्टी 2025 में बेची, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गया 2 लाख, क्योंकि ट्रांसफर बाद का है, ट्रांसफर बाद का है तो आप इसमें नॉर्मली कर दो, मतलब बिना इंडेक्सेशन वाला बेनिफिट लिए, क्योंकि कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन के लिए वैसे भी नहीं होता, और क्वेश्चन ने कैपिटल गेन ही कंप्यूट करने बोला। अगर क्वेश्चन टैक्स कंप्यूट करने बोलता तो आप दोनों ऑप्शंस करते, ओके। तो 2 लाख माइनस हो जाएगा यहां से, कैपिटल गेन आ गया 23 लाख का। इसने कितने की प्रॉपर्टी खरीद ली, 17 लाख की प्रॉपर्टी खरीद ली है। घर बेचा कब, घर बेचा 25 में, प्रॉपर्टी भी कब खरीदी 25 में, तो घर बेच करके घर खरीद लिया, आपको 54 की डिडक्शन मिल जाएगी 17 लाख की। रिमेनिंग 6 लाख आपका हो गया टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन।
अब इसने क्या करा, जो ये हाउस एक्वायर करा था, ये एक्वायर्ड हाउस इसने फिर बेच दिया, नया घर बेच दिया विद इन अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। अगर आप नया घर बेच देते हो, कैपिटल गेन जो पहले टैक्सेबल हुआ था, सॉरी जो पहले एग्जेम्प्ट हुआ था वो अब टैक्सेबल हो जाएगा। नया घर उसने बेचा है 30 लाख में, एफवीओसी आ गई 30 लाख, माइनस हो जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 17 लाख थी वैसे इस घर की, लेकिन पहले एग्जेम्पशन 17 लाख की क्लेम करी थी, 17 लाख माइनस हो गया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल, पूरा का पूरा 30 लाख हो जाएगा कैपिटल गेन। ये था ट्रीटमेंट इसका इन दोनों असेसमेंट ईयर्स में जो क्वेश्चन में पूछे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 108, एक्स लिमिटेड हैज बिल्डिंग एक्वायर्ड ऑन 17/8/23 फॉर 5 लाख, द असेसी एज अ टेनेंट अर्लियर यूज द बिल्डिंग फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस। ठीक है, इंडस्ट्रियल पर्पस की बिल्डिंग थी, it is continuously used for industrial purpose. Such building is compulsorily acquired by government. इंडस्ट्रियल एरिया की बिल्डिंग गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्वायर कर ली है। अब अगर इसने बिल्डिंग इंडस्ट्री में ही एक्वायर करी है, जो कि करी है, नीचे दिख रहा है, डिडक्शन क्लेम हो जाएगी। ठीक है, ये डिडक्शन क्लेम कर सकता है। 12 लाख 15/7/24 कॉम्पेंसेशन रिसीव हुआ 1/3/25 को। ठीक है, द डब्ल्यू बिल्डिंग की डब्ल्यूडीवी कितनी थी, 7.5 लाख। 1/4/24 को बिल्डिंग की डब्ल्यूडीवी थी 7.5 लाख। एक्वायर करी 2 लाख में, 31/3/25, 2/4/25। कैपिटल गेन कंप्यूट करना है आपको। एक्स लिमिटेड परचेज द बिल्डिंग, ठीक है, पता है ट्रांसफर इस दिन हुआ है, आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप 2 साल में क्लेम, ये बेनिफिट क्लेम कर सकता है। दो केसेस हैं, देखो दो केसेस हैं, या तो 31/3/25 को एक्वायर करियो या फिर 2/4/25 को एक्वायर करियो। हम तो सबसे पहले दोनों में कैलकुलेशन स्टार्ट कर देते हैं। डब्ल्यूडीवी थी 7.5 लाख, 7.5 लाख की डब्ल्यूडीवी ले ली। अब एक तो एक्विजिशन हुआ है 24/25 में, तो 2 लाख को 24/25 में ऐड करोगे, इधर ऐड नहीं होगा क्योंकि ये अगले साल के ब्लॉक का पार्ट बनेगा, इस साल के ब्लॉक का पार्ट नहीं बनेगा। तो 9.5 लाख और 7.5 लाख सेल वैल्यू कितनी, गवर्नमेंट ने ये प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी सेल वैल्यू है 12 लाख। 12 लाख दोनों जगह आप माइनस कर दोगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। आपने कितना इन्वेस्ट करा है, आपने इन्वेस्ट करा है 2 लाख का, एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो 54D में, रिमेनिंग अमाउंट इज योर टैक्सेबल कैपिटल गेन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 109, सोनू हैज ज्वेलरी एक्वायर्ड ऑन 17/7/2010 5 लाख की, 18/8/13 को इम्प्रूवमेंट करवाया उस ज्वेलरी में, डायमंड ऐड करवाया 3 लाख का, 24 में ज्वेलरी ट्रांसफर कर दी मोनू को 40 लाख में। ऑलरेडी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है लखनऊ में, लेकिन उसने एक और प्रॉपर्टी परचेज करी 30 लाख की लेट आउट करने के लिए। 5/8/25 में उसने प्रॉपर्टी, फ्रेंड ने ऑफर करी 25 लाख, हिज फ्रेंड ऑफर्ड हिम अ हाउस, ठीक है, जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 14 लाख, तो फ्रेंड ने कितने में ऑफर करा, 15 लाख, 15 लाख में ऑफर करा, और सोनू ने वो परचेज भी कर लिया। और सोनू ने न्यू रेजिडेंशियल हाउस जो फ्रेंड का था, वो सोनू सोल्ड द न्यू रेजिडेंशियल हाउस फॉर 19 लाख। 22 लाख की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, मार्केट वैल्यू थी 26 लाख। कंप्यूट कैपिटल गेन। देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हुई हैं वो मैं आपको समझा देती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें हुई है। सोनू ने सबसे पहले तो एक्वायर करी ज्वेलरी, ठीक है, 2010 में 5 लाख की ज्वेलरी एक्वायर करी। फिर 2013 में उस ज्वेलरी पे इम्प्रूवमेंट करवाया 3 लाख का, एक्वायर्ड इम्प्रूवमेंट 2013 का, ठीक है। फिर 24 में उसने वो ज्वेलरी ट्रांसफर कर दी, कितने में, 40 लाख में, ज्वेलरी बेच दी। ज्वेलरी बेचते टाइम उसके पास ऑलरेडी एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी थी, लेकिन
उसने 24-25 में ही एक और हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर ली, ज्वेलरी बेच करके 30 लाख की हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर ली है। अब 25-26 में उसके फ्रेंड ने 25-26, ठीक है, 25-26 में फ्रेंड ने उसको एक हाउस प्रॉपर्टी ऑफर करी 25 लाख की 15 लाख में। हाउस प्रॉपर्टी उसने फिर 15 लाख की खरीद ली 25-26 में। और याद रहे इस टाइम पे उसके पास ऑलरेडी एक हाउस प्रॉपर्टी थी। इधर तो एग्जेम्पशन मिल जाएगी पर इधर एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगी। सोनू ने नई हाउस प्रॉपर्टी जो एक्वायर करी थी वो बेच दी 19 लाख में, एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगी। न्यू हाउस प्रॉपर्टी उसने बेच दी, ठीक है। तो देखो अब 40 लाख, 40 लाख में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इम्प्रूवमेंट हटेगा, कैपिटल गेन आ गया 32 लाख का। प्रोपोर्शनेटली सेक्शन 54F में डिडक्शन मिल जाएगी। कितनी डिडक्शन मिलेगी? डिडक्शन मिलेगी कितने का आपने घर खरीदा था? घर खरीदा था 30 लाख का, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जितना भी हुआ है 32 लाख का उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, इनटू कितना आपने अमाउंट इन्वेस्ट करा डिवाइडेड बाय कितना आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन था। ये कैपिटल गेन इसको इधर एग्जेम्पशन मिलकर के कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा। 26-27 में सिंस असेसी एक्वायर्ड अनदर हाउस प्रॉपर्टी, पहले की जो एग्जेम्पशन है वो रिवोक हो जाएगी और 24 लाख कौन सा? ये वाला टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। असेसमेंट ईयर्स की बात हो रही है इधर, ध्यान रखना। असेसमेंट ईयर 26-27, इसने इधर एक्वायर करी थी ना 25-26 में, इसका असेसमेंट ईयर होगा 26-27, ओके। अभी जो नई प्रॉपर्टी इसने ये 22 लाख की खरीदी, एसडीवी 22 लाख है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 19 लाख, एसडीवी ज्यादा है, एसडीवी ही एफईओसी बन जाएगा। एफईओसी माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये एफईओसी माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी? इधर 15 लाख। नई प्रॉपर्टी उसने बेच दी थी ना जो फ्रेंड से एक्वायर करी थी, ये वाली 15 लाख में एक्वायर करी थी, तो 15 लाख माइनस हो गया। ऐसे करके 3 बार इसकी कंप्यूटेशन होगी। असेसमेंट ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27 एंड असेसमेंट ईयर 27-28। Illustration number 110. Mr. X has sold the following assets during the year 24-25. लैंड बेचा, ज्वेलरी बेची। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सेल कंसिडरेशन, ईयर ऑफ एक्विजिशन। 31/3/25 को उसने रेजिडेंशियल हाउस परचेज करा 70 लाख का फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन, उसका कोई भी दूसरा घर नहीं है। लैंड और ज्वेलरी बेच करके, अभी इधर ना 54F की डिडक्शन मिलती है अदर देन लैंड अगर आप कुछ बेचते हो तो, ठीक है। तो डिडक्शन तो मिल जाएगी इसको, बट एक ही जगह डिडक्शन मिलेगी, ओके। सेल कंसिडरेशन इधर आ गया, दोनों चीजें आपने जितने में बेची वो 150 lakhs एंड 120 lakhs। ब्रोकरेज कुछ है नहीं, माइनस करेंगे इनका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इम्प्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस हो गई, ये आ गया इनका कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में से अब ना प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन होगी, देखो कैसे। 54F फॉर एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लैंड और ज्वेलरी, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, आपको 54F की डिडक्शन क्लेम हो जाएगी। तो ए में कैपिटल गेन कितना आया और बी में कैपिटल गेन कितना आया, उस हिसाब से प्रोपोर्शनेट डिडक्शन इसको इधर मिल जाएगी, ओके। उसने 70 लाख का घर खरीदा है तो 70 लाख का प्रोपोर्शनेटली आप डिडक्शन दे दोगे। अब जहां पर ज्यादा है, लैंड के केस में ज्यादा है, तो उधर डिडक्शन मिल जाएगी, ये रही इधर नील, और ये आपका टैक्सेबल एलटीसीजी एक ही में मिलता है ना, एक साथ दो में नहीं मिलेगा, एक्सेस क्रॉस नहीं करेगा, जो लिमिट आई है ना वो लिमिट ही मिलेगा, ओके। लिमिट में से हायर आप सिलेक्ट कर सकते हो, पर ऐसा नहीं है ये और ये दोनों मिल जाए, दोनों प्रोपोर्शनेट करके ही तो आया है, तो एक ही का मिलेगा। तो इट्स बेटर टू इन्वेस्ट इन वन एसेट। खैर ये देखिए, एक्स लिमिटेड इज शिफ्टिंग इट्स अंडरटेकिंग फ्रॉम जयपुर टू नापासर अदर देन अर्बन एरिया।
4 मशीनरी और 2 फर्नीचर के सेट हैं जो इसने बेचने हैं, ए बी सी डी। ये तो मशीनरी है, फर्नीचर है एक्स और वाई। डेप्रीसिएशन दे रखा है, बुक वैल्यू दे रखी है, कितने में बेचा है वो भी आपको दे रखा है। WDV, ब्लॉक की WDV, मशीन 15%, 30%, दोनों अलग अलग ब्लॉक बन गए। ABCDE, फर्नीचर एक्स और जेड। एक्स लिमिटेड इज सीकिंग वेदर ट्रांजैक्शन स्लम सेल माना जाएगा क्या? नहीं, स्लम सेल नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन कंप्यूट होगा। 4 मशीनरी बेची है और 2 फर्नीचर बेचे हैं इसने। देखो इधर जो मशीन बेची है ना उसमें ABCD ही है, ABCD, ये बेच दी है। ये बेच दी तो मतलब ये खाली हो गया, ये वाला तो ब्लॉक ही खत्म हो गया। ये ब्लॉक अभी बचा है जिसमें ई है, तो इसमें डेप्रिसिएशन आ जाएगा। और फर्नीचर भी पूरा खत्म हो गया, तो ये ब्लॉक खत्म हो गए। फर्दर फिर जितने का आपने खरीदा है असेट वो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ओके, ए बी सी मशीनरी 15% वाली, WDV ड्यूरिंग द ईयर की सेल लेस करो, कैपिटल गेन आ गया। सेम विद द केस ऑफ मशीनरी डी, ड्यूरिंग द ईयर परचेज, ड्यूरिंग द ईयर सेल। ठीक है, अब WDV बिफोर डेप्रीसिएशन, तो आप इसमें डेप्रीसिएशन क्यों लगा रहे हो? क्योंकि अभी भी ई वाली असेट बची हुई है। आप देखो इस ब्लॉक की WDV कितनी थी? 9 लाख थी। ब्लॉक में से आपने जो असेट बेची है वो बेची है 5 लाख की, अभी भी 4 लाख की वैल्यू बची है जिसपे 30% डेप्रीसिएशन लगेगा, क्योंकि अभी ब्लॉक सीज टू एग्जिस्ट नहीं हुआ है। 4 लाख पे 30% का डेप्रीसिएशन लगेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कुछ नहीं आएगा, डेप्रीसिएशन आएगा इस केस में। और फर्नीचर के केस में भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, क्योंकि फर्नीचर भी पूरा खत्म हो चुका है। एग्जेम्पशन आप 54G की क्लेम कर लो, जितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट करा। इन्वेस्ट कितना करा आपने? 370 और 1 लाख, 4,70,000। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 112। 112 क्वेश्चन में भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, अर्बन एरिया में 24-25, 2 मशीन बेची है 2 लाख और 380 में, और बेच करके शिफ्ट हो गए इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फ्रॉम अर्बन एरिया टू रूरल एरिया। WDV मशीन की दे रखी है 3.5 लाख, 20,000 का खर्चा हुआ है। ठीक है, डिटरमाइन कैपिटल गेन। अगर कंपनी ने मशीन एक्वायर कर ली है 50,000 की, देखो एक तो मशीन एक्वायर करी है 24-25 में और एक मशीन एक्वायर करी है 25-26 में, दो अलग अलग केसेस दे रखे हैं। 25-26 वाली हम अभी ब्लॉक का हिस्सा नहीं मानेंगे, सबसे पहले आपको लेनी है ब्लॉक की WDV दोनों केसेस में। ड्यूरिंग द ईयर की परचेज ऐड करोगे, इधर नील क्यों आया? क्योंकि परचेज अगले साल का है। ड्यूरिंग द ईयर की सेल लेस करो, आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया, और जितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट करा है उतने अमाउंट की आप डिडक्शन क्लेम कर लो। जितनी आपने नई मशीनरी परचेज करी है, आपने 50,000 की नई मशीनरी परचेज करी है, आप 50,000 क्लेम कर लो अभी ही। ये वाली तो अगले साल खरीदी थी, कोई बात नहीं, टाइम देते हैं ना आपको खरीदने के लिए, आपको इन्वेस्टमेंट के लिए टाइम देते हैं। आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया अगले साल, एग्जेम्पशन अभी क्लेम कर सकते हो। ये इधर नील वाला जो है ना, ये अगले साल ब्लॉक का हिस्सा बनेगा। ठीक है, 112, 113। अब ये आ गई कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन। ट्रांसफर ऑन शेयर्स ऑन विच STT इज पेड, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑन विच STT इज पेड, जिसपे आप STT पे करते हो, उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है 112A में, शॉर्ट टर्म आता है 111A में। 130 का अदर इनकम है 2,16,000 की, 45 साल का ये है। ठीक है, देखो अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप 115 BAC फॉलो करोगे, और 115 BAC में मैक्सिमम लिमिट होती है 3 लाख। तो 216 में से पूरा गया, अभी भी कुछ पैसा बचा हुआ है। 3 लाख में से आप अगर 2,16,000 हटाओगे तो अभी भी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट उसके पास बची हुई है। कितनी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बची है? 84 लाख की, सॉरी 84,000 की। ये 84,000 वो उसको इधर एडजस्ट कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में से कितना बन गया? 46 बच गया। टैक्स 20%, 20% हो गया, और टोटल इनकम क्योंकि 7 लाख से कम है, रिबेट भी मिल जाएगी, टैक्स पेबल आ गया नील। ओके,
नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, ये सारे सेम उसी कॉन्सेप्ट पर हैं, टोटल इनकम एंड एलटीसीजी वाली टैक्स कंप्यूटेशन पे, है ना। जैसे इधर देखो, ये वाला एग्जांपल बता देती हूँ मैं। 40 साल, अदर इनकम 1,20, एलटीसीजी 15, 10, 24 का 112 ए वाला 3,65,000, 3,65,000, ठीक है। अदर इनकम 1,20, ये टोटल इनकम होगी, रिबेट के लिए एलिजिबल है कि नहीं है वो तो बाद में देखेंगे, क्योंकि इधर 112 ए आ गया। अदर इनकम जो है, अदर इनकम में से आप हटा दो 1,20,000, 3 लाख का था एग्जाम्पशन लिमिट, 1,20,000 माइनस कर दो तो बच गया 1,80,000। वो 1,80,000 आप इधर एडजस्ट कर दो, ठीक है। 3,65,000 में से आपने माइनस कर दिया 1,80,000, 1,85,000 रह गया। अब 112 ए में आप 1,25,000 के ऊपर टैक्स लगाते हो, तो आपने टैक्स लगाया 60,000 पे 12.5%, वो आ गया 7,500 रुपए, ठीक है। इस पे रिबेट एप्लीकेबल नहीं है, टैक्स आफ्टर रिबेट एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। डन। ये इधर से ना आप पूरा चार्ट देख सकते हो कि रिबेट मिलती है कि नहीं मिलती है। ये रहा अवेलेबिलिटी ऑफ रिबेट, तो 112 ए में रिबेट नहीं है, बाकी सब में है रिबेट, केवल 112 ए में नहीं है, बाकी सब में रिबेट है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 जय एक्सचेंजेस इज एग्रीकल्चर लैंड एक्वायर कब करा था? 21 में 40,000 का एग्रीकल्चर लैंड ऑफ विजय, एग्रीकल्चर लैंड के बदले एग्रीकल्चर लैंड विजय ने एक्वायर करा था 24 में, इसने 21, इसने 24, फेयर मार्केट वैल्यू थी 3 लाख। कैपिटल गेन कंप्यूट करिए अगर लैंड अर्बन एरिया में सिचुएटेड है तो सबसे पहले जय और विजय दोनों के लिए सेल कंसिडर, एक्सचेंज करा इन्होंने एक्सचेंज भी ट्रांसफर माना जाता है, 3 लाख। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर कुछ भी नहीं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस हो जाएगी 40,000 और 90,000, तो दोनों के लिए इधर 2,40,000 और इधर 2,10,000। जय को एग्जेम्पशन मिल जाएगी, क्यों मिल जाएगी जय को एग्जेम्पशन? क्योंकि अगेंस्ट हिज एग्रीकल्चर लैंड, जय ने एक्सचेंज करा अपना एग्रीकल्चर लैंड अगेंस्ट एग्रीकल्चर लैंड ऑफ विजय, ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड के बदले एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। एग्जेम्पशन तो दोनों को मिलनी चाहिए थी, लेकिन विजय ने जो ट्रांसफर करा है ना, विजय का लैंड था 2024 का, और आपने उस लैंड को ट्रांसफर कर दिया 24-25 में ही, मतलब बिना 2 साल काम में लिए ट्रांसफर कर दिया, तो इस वजह से विजय को एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, जय को एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड देकर के रूरल एग्रीकल्चर लैंड खरीद रहे हो, एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो। पूरा एग्जेम्पशन कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, बट विजय के लिए टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि 2 साल वाली लिमिट उसने फुलफिल नहीं करी। ये आपके इसी के साथ कैपिटल गेन के सारे क्वेश्चंस डन होते हैं। आपको अगर किसी को भी कैपिटल गेन में कंफ्यूजन होता है ना कि कब बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिलता है, कब डिडक्शन मिलती है, तो आप इस वाले चार्ट को मॉड्यूल से बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, आपका पूरा का पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। मैं एक और क्वेश्चन इसके लिए करवा देती हूँ। मिस्टर जनार्दन, 52 ईयर्स, अदर इनकम थी 220, एलटीसीजी 90,000। एलटीसीजी के लिए कुछ बोला नहीं है तो हम 112 वाला ही मानेंगे। अदर इनकम 220, सबसे पहले ना आप अदर इनकम में से 3 लाख की एग्जेम्पशन लिमिट माइनस करा करो। अगर अदर इनकम 3 लाख से कम है तो 80,000 बच गया, 80,000 आप इधर सेट ऑफ कर दोगे, 90,000 में से आपने 80,000 सेट ऑफ कर दिया, 10,000 बचा, 12.5% का टैक्स, बस सिंपल, और कोई भी नहीं। और क्योंकि ये 112 है तो रिबेट भी मिल जाएगी, बिकॉज टोटल इनकम 5 लाख से कम है, 5 लाख 7 लाख, न्यू रिजीम के लिए 7 लाख है। ओके, इसी के साथ वी आर डन विद आवर कैपिटल गेन हेड। आई होप आपको ये 5 हेड्स वाली सीरीज हेल्प करेगी, एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर जून एज वेल एज दिसंबर, बोथ द अटेम्प्ट्स। थैंक यू एंड स्टे ट्यून फॉर अदर सोर्सेज लेक्चर।